नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित चीज़ें समझी थी, विगत वर्षों के प्रश्न भी देखे थे, उन्हें हल करने की कोशिश भी की थी। आज हम एक और टॉपिक इसमें देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। इससे बहुत सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, 20 और 21 में भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेरोजगारी जो टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम में, तो इससे संबंधित विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2014 का एक प्रश्न है, 3 अंकों के लिए प्रश्न है। विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को बताइए। स्टेट द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। इस प्रश्न का क्या मतलब है? इस प्रश्न का यही मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो विकसित देश है वहाँ पर बेरोजगारी का क्या स्वरूप है, उसकी अवधारणा को हमको यहाँ पर बताना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है 6 अंकों के लिए 2014 में ही कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता के मुद्दे की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसे समझना है। 300 शब्दों में एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए। किस सीमा तक हाल ही में घोषित कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति 2015 बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। आप देखेंगे कि आगे हर साल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो जैसे 300 शब्दों के प्रश्न तो वहाँ पर कोई मुद्दा बता देगा और फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से उसको रिलेट करके पूछेगा। तो ये चीज़ें पूछी गई, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बेरोजगारी की समस्या के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में क्या स्थिति है, और फिर उन्होंने कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति से इसे जोड़ दिया कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान में किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है। तो हमें जब चीज़ें पढ़ना है तो इस तरह से चीज़ें ध्यान रखनी है। 2015 में देखें तो प्रश्न 3 अंकों का पूछा गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अल्प रोजगार क्या है। 100 शब्दों का प्रश्न एक पूछा गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या और इस समस्या के समाधान हेतु पहल क्या की गई हैं। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। एक टिप्पणी पूछी गई है 2015 में ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में। फिर 2016 में 300 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है मनरेगा को लेकर। मनरेगा की प्रासंगिकता पर विस्तृत निबंध लिखना है। और देखिए मनरेगा को ही लेकर फिर रिपीट होगा 2017 में। आप देखिए 2017 का 300 वर्ड्स का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सफलता और असफलता पर समीक्षात्मक मूल्यांकन का उत्तर कर पुष्टि कीजिए। तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें हमने पहले भी बात की थी। 2017 में छद्म बेरोजगारी, ये बेरोजगारी का प्रकार है, इसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया है। फिर शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसके बारे में पूछा, और सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। और ऐसे ही 2018 में देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है। रोजगार की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने देखा था। ये क्वेश्चन किस में देखा था, ये आप देखिए 2014 का क्वेश्चन था और 2018 में फिर से वही रिपीट हुआ। 300 शब्दों के लिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। 2019 में स्टार्टअप इंडिया, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये रिपीट हो गया। 300 शब्दों के लिए प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। 2020 नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न आया है 200 शब्दों के लिए कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। हमने बात की थी कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से ये क्वेश्चन जोड़कर पूछ रहे हैं। 2021 में 50 शब्दों के लिए प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में बेरोजगारी टॉपिक को लेकर। तो चलिए समझ लेते हैं कि बेरोजगारी से संबंधित कुछ मूलभूत बातें और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को समझा, उसमें हमको कुछ बातें समझ में आती हैं कि अगर बेरोजगारी टॉपिक से वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुख्यतः इसके आशय को लेकर प्रश्न है। फिर इसके बेरोजगारी के कारण पूछ रहे हैं, वो बेरोजगारी के प्रकार पूछ रहे हैं, और सरकार क्या उपाय कर रही है बेरोजगारी को कम करने में, बेरोजगारी को समाप्त करने में। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बेरोजगारी का मतलब समझ लेते हैं कि किस स्थिति को आप बेरोजगार की स्थिति में रखेंगे।
तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने के योग्य है और इच्छुक है, लेकिन उसे कार्य करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति को बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO क्या परिभाषा देता है बेरोजगारी की, कि रोजगार रहित 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ पर 15 वर्ष से अधिक उम्र की बात क्यों कही जा रही है, तो ध्यान रखना है कि कार्यशील जो आयु है वो 15 से 59 वर्ष तक मानी जाती है। अब 15 से कम में तो कौन आ जाएंगे, बाल जनसंख्या आ जाएगी, और 59 से अधिक में वृद्ध जनसंख्या आ जाएगी, बुजुर्ग जनसंख्या आ जाएगी, इसलिए कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष है। ठीक है, तो अब बेरोजगारी की स्थिति क्या है, कैसी है, ये हमने समझने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी क्या कह रहा है कि रोजगार रहित है 15 वर्ष से उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है लेकिन उसे कार्य करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कही जाएगी, बेरोजगारी। अगर 3 अंकों में प्रश्न पूछता है तो हमें ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। हमने जब पहली क्लास इसमें की थी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो उसमें हमने बेरोजगारी को भी एक टर्म लिया था कि बेरोजगारी बताती है कि अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार की है। तो ये अर्थव्यवस्था की स्थिति का मापक है। अगर बेरोजगारी कम है तो हम क्या कहेंगे कि अच्छी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था की स्थिति का मापक भी है। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, इसमें आगे हमें मदद करेंगी। जैसे बेरोजगारी दर, सामान्य रूप से बेरोजगारी दर शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर का क्या मतलब है कि कुल श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, वो बेरोजगारी दर है। अभी हम श्रम बल को समझ लेते हैं कि श्रम बल का क्या मतलब है। देखिए, श्रम बल में कार्यबल आता है और बेरोजगार आता है, यानी इन दोनों की संख्या को मिला दें तो श्रम बल बनेगा। अभी हमने बात की कि कार्यशील जो आयु है वो कितनी है, 15 से 59 वर्ष है। ठीक है, यानी श्रम बल में आप उन्हीं को शामिल करेंगे जो कार्य करने के योग्य हों और इच्छुक हों और इस आयु वर्ग में हों। ठीक है, कुछ लोगों को रोजगार मिल गया है, कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो कार्यबल कौन है, वर्क फोर्स किसे कहा जाएगा, ये ऐसा श्रम बल है जिन्हें रोजगार मिल गया है। और बेरोजगार किसे कहा जाएगा, ये ऐसा श्रम बल है जो रोजगार की तलाश कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर अभी कितनी चल रही है, तो मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो ये लगभग 7.87 के समथिंग चल रही है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1 मिलियन से अधिक लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। तो ये हमने समझा कि श्रम बल क्या होता है। तो श्रम बल में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कार्य करने के योग्य हैं, इच्छुक हैं और कार्य करने के आयु वर्ग में हैं। हमने बात की श्रम बल में कार्यबल भी आएगा जिन्हें रोजगार मिल गया है और जो रोजगार की तलाश में है, ये सम्मिलित किए जाएंगे। एक और टर्म है इसमें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। तो ये क्या होता है, श्रम बल को जब हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमको श्रम बल भागीदारी दर मिल जाता है। यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, श्रम बल भागीदारी दर। 3 अंकों में बहुत संभावना है इस तरह के प्रश्नों को पूछ लेने की, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी कुछ ये समझ लेती हैं। एक प्रश्न पूछा गया अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, 2014 या 15 में पूछा गया है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब, ये ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा या योग्यता से कम स्तर के रोजगार में सम्मिलित हो, या किसी व्यक्ति को केवल पार्ट टाइम जॉब ही मिल रहा है, वो फुल टाइम करना चाहता है लेकिन पार्ट टाइम मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि अल्प रोजगार है। रोजगार तो मिला हुआ लेकिन कम है, योग्यता के हिसाब से कम है, या आप उसको ये कहें कि कम समय के लिए है। इसमें 2 और चीज़ें हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अदृश्य अल्प रोजगार क्या है और दृश्य अल्प रोजगार क्या है, ठीक है, तो केवल पार्ट टाइम के लिए जॉब मिल रहा है तो वो दिखता है कि भाई 4 घंटे या 4 घंटे से कम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट टाइम है, तो ये दिख रहा है। लेकिन योग्यता से कम स्तर, ये थोड़ा अदृश्य प्रकृति का है, तो इसलिए इसे अदृश्य अल्प रोजगार कहेंगे। तो ये सब बातें, ये पूछा गया प्रश्न हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने बेरोजगारी की एक सामान्य परिभाषा, सामान्य आशय को समझा। चलते हैं आगे और बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं। विगत वर्षों में बेरोजगारी के प्रकार से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं। उसमें से ज़्यादातर एक प्रश्न पूछा गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी।
अब जैसे विगत वर्षों में प्रश्न है ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, विकासशील देशों की बेरोजगारी, विकसित देशों की बेरोजगारी, तो ये भी यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे विकासशील देशों में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, जैसे भारत की ही बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी मिलेगी। अब ग्रामीण की बात करेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और वहीं अगर शहरी की बात करेंगे तो शिक्षित बेरोजगारी दिखेगी, संरचनात्मक बेरोजगारी दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें वर्गीकृत हैं। तो इसमें सबसे पहले बात है प्रच्छन्न बेरोजगारी की या अदृश्य बेरोजगारी की। तो ये सामान्यतः विकासशील देशों या कृषि क्षेत्र में भारत में देखी जाती है। तो ये ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, यानी उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। और उदाहरण भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो आवश्यकता कम लोगों की है, कम लोगों को लगाकर भी उस काम को किया जा सकता है उत्पादकता के साथ, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। तो वो जो अधिक लोग हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये चीज़ें समझना है। 3 अंकों में प्रश्न पूछा गया है, यही चीज़ें लिखना है। आप उसको परिभाषित कर दें और उसका एक उदाहरण दे दें कि भाई जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है या अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी है, ये दिख नहीं रही क्योंकि लगे तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगली है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में जैसा कि नाम ही है कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और शेष महीनों में कार्य नहीं मिलता। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। और भारत में कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे कि जब कृषि का जो सीजन चल रहा है उस समय रोजगार रहता है, या कि उनके पास कुछ ना कुछ काम रहता है, अपना काम है या किसी और के यहाँ वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर से रोजगार की उपलब्धता नहीं रहती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत भी आएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अब एक अगली बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की। क्या मतलब है इसका? जैसा कि नाम है कि संरचना में त्रुटि है या संरचना में परिवर्तन के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। तो ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन या त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। अब त्रुटि क्या हो सकती है कि कौशल का अभाव हो, पूंजी का अभाव हो, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा हो, तकनीक में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो इस कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। आप शहरी क्षेत्र में भी इस बेरोजगारी को आप शामिल कर सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिक्षित प्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति है उसको रोजगार नहीं मिलता। वो योग्य है, प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने के लिए वो सहमत भी है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो विकासशील देशों में मुख्यतः यही जो बेरोजगारी के प्रकार हैं पाए जाते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी। तो अगर लिखने को आए तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात हम कर लेते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है कि विकसित देशों में बेरोजगारी की अवधारणा। तो ये अब यहीं से चीज़ें हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी है, किन्सियन बेरोजगारी है, ये सब विकसित देशों की विशेषता है। अभी इसको समझेंगे। चक्रीय बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे ये चीज़ें समझेंगे। आगे हम समझ लेते हैं चक्रीय बेरोजगारी के बारे में। तो चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देशों की विशेषता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि विकसित देशों में बेरोजगारी की अवधारणा, तो यही चीज़ें आएंगी जैसा कि हमने बात की। तो चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है, या इसी कहते हैं कि आर्थिक मंदी के समय उत्पन्न हुई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। इसका उदाहरण दिया जाता है जो महामंदी 1929 में हुई, उसके दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे हम चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। अब हमने कहा कि व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है, तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये व्यापार चक्र है, ठीक है। व्यापार चक्र में अगर हम बात करें कि पीक कोई सिचुएशन है, कोई पीक सिचुएशन है जहाँ पर अच्छी आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छी आर्थिक गतिविधियों के कारण रोजगार की स्थिति है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक सुस्ती का दौर आएगा। अगर हम तेजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बहुत है, मतलब मांग बहुत ज़्यादा है, तभी तो स्थितियाँ अच्छी हैं, रोजगार की स्थिति अच्छी है,
सुस्ती का दौर जब इसके बाद आएगा तो वहाँ पर मांग में कमी होगी, तो उत्पादन भी कम होगा और कीमतें भी कम हो जाएंगी, और ये एक स्थिति मंदी की ओर लेकर जाएगी, जिसे डिप्रेशन या रिसेशन कहेंगे। फिर उसके बाद और स्थिति गंभीर होगी, जो गर्त की ओर लेकर जाएगी, यानी और ज़्यादा ये मंदी की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सुधार की स्थिति होगी। सुधार जब होगा तो फिर उस क्षेत्र में मांग बढ़ने लगेगी, ठीक है, और उछाल की एक स्थिति आएगी, और उछाल के बाद फिर पीक सिचुएशन आ जाएगी, जहाँ पर मांग अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। तो आप देखें कि यहाँ पर जब स्लो डाउन है, डिप्रेशन है, गर्त है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मांग कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं, तो इससे क्या, रोजगार की स्थिति भी प्रभावित होगी। तो ये एक अस्थायी प्रकृति की है, क्योंकि ये एक चक्र चल रहा है, एक के बाद एक, ठीक, हमने यहाँ पर लिख रखा कि अस्थायी प्रकृति की है। तो इसका मतलब यही है कि स्लो डाउन होगा, डिप्रेशन होगा, रिकवरी होगी, फिर बूम होगा। तो इस प्रकार से ये अस्थायी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक ऐसा चलेगा। जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो फिर से चीज़ें सही होने लगेगी, और ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होने लगेगी। तो इस प्रकार से चक्रीय बेरोजगारी को हम समझ सकते हैं। अगला एक प्रकार है जो कि विकसित देशों में ही पाया जाता है, कीनसियन बेरोजगारी। कीनसियन बेरोजगारी का क्या मतलब है, यह अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। विकसित देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आधारभूत ढांचा जो है बहुत अच्छा है, यानी उत्पादन की समस्या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर समस्या किस बात की है, मतलब सप्लाई की समस्या नहीं है, डिमांड की समस्या है। तो या तो हम कहें कि विकसित देशों में कम जनसंख्या है, ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर हम समझ लें तो वहाँ पर समग्र मांग का अभाव होगा। कभी भी उत्पादन या सप्लाई की जो कमी है वो वहाँ पर सामान्य रूप से नहीं देखी जाती। तो हमें ये समझना है कि जब समग्र मांग के अभाव के कारण चीज़ें बेरोजगारी के स्तर तक पहुंच जाएं या रोजगार की स्थिति को प्रभावित करें, ठीक है, तो उससे जो उपजी बेरोजगारी है उसको हम कीनसियन बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना है। एक बेरोजगारी है घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बिटवीन जॉब अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है इसका, ये भी अस्थायी बेरोजगारी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक श्रमिक एक कार्य या नौकरी से दूसरी नौकरी मिलने की समयावधि तक जो बेरोजगारी की स्थिति होती है उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बेरोजगारी। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है। भारत में या कि विकासशील देशों में अगर एक बार रोजगार मिल जाता है तो बड़े ही विकट परिस्थितियों में वो जॉब छोड़ी जाती, तो सामान्य रूप से कम होगी। अब ऐसा कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगी तो ये गलत बात होगी। तो घर्षण बेरोजगारी किसकी विशेषता है, विकसित देशों की सामान्य रूप से विशेषता है, जहाँ पर नौकरी के अवसर हैं कि आप और कौशल अर्जित कर लें और उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये भी एक अस्थायी है, क्योंकि दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है। तो एक श्रमिक कोई भी वर्कर है, एक कार्य नौकरी से दूसरी नौकरी मिलने की समयावधि तक जो बेरोजगार होता है उसको हम घर्षण बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे। तो ये सब चीज़ें सामान्य रूप से हैं, इन तीनों को ही हम विकसित देशों में रखेंगे। जब भी प्रश्न पूछा गया कि विकसित देशों में बेरोजगारी की अवधारणा, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वहाँ। अगला एक टर्म सामान्य रूप से चलता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी बेरोजगारी की सामान्य परिभाषा है कि आप एक कार्यशील आयु वर्ग में हो, योग्य हो, इच्छुक हो और प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने के लिए भी राजी हो। तो अगर आपको फिर भी रोजगार या कार्य के अवसर नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। एक है ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसके उदाहरण में विद्यार्थी हैं जैसे हम लोग हैं, और घरेलू महिलाएं। क्या मतलब है ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, ठीक है, यानी प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, या आप एक और इसका मतलब समझा जाता है कि अन्य स्रोतों से आपकी आय हो रही है तो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें रख सकते हैं। अगर अनैच्छिक बेरोजगारी आएगा तो फिर वो बेरोजगारी की परिभाषा हो जाएगा। तो ये कुछ हमने समझे बेरोजगारी के प्रकार। चलते हैं आगे और अगली कुछ और बातें समझ लेते हैं। आगे कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ। अभी तक एग्जाम में आया नहीं, अगर आएगा तो चीज़ें ध्यान रखना कि मतलब क्या है। हमने पहले वाली क्लास में बात की थी कि भारत में ये समस्या है कि जो सेवा क्षेत्र है वो जीडीपी में जितना उसका योगदान है उस योगदान के अनुपात में
जॉब्स या नौकरियों को सृजित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वही समस्या है जॉबलेस ग्रोथ की। तो आर्थिक वृद्धि दर के समान अनुपात में रोजगार सृजन दर में वृद्धि ना होना, ये रोजगार विहीन वृद्धि की बात है। ठीक है, तो जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस है, मतलब रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सीधा से 3 अंकों में यही प्रश्न टर्म ही पूछा जा सकता है और उसके कारण पूछे जा सकते हैं। अगर 200 वर्ड्स में आएगा या 50 वर्ड्स में आएगा तो ये जॉबलेस ग्रोथ के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे पहला कारण यहाँ पर है कि पूंजी प्रधान निजी एवं विदेशी निवेश। ठीक है, तो पूंजी प्रधान है, हमने बात की थी कि कैपिटल का क्या मतलब है कि कोई भी आप मशीनीकरण में खर्चा कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो अगर निजी और विदेशी निवेश पूंजी प्रधान है तो हो सकता है मशीनीकरण की संभावना अधिक हो, और जब मशीनीकरण की संभावना अधिक होगी तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगी। तो ये एक कारण है कि इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, पैसे तो आ रहे हैं और डेवलपमेंट तो हो रही, लेकिन रोजगार उस अनुपात में सृजित नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक है कि आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा, लेकिन सेवा क्षेत्र आनुपातिक रोजगार सृजित ना कर सका। एक हम देखते हैं मिसिंग मिडिल सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि रोजगार सृजित करने का हम ज़्यादा स्कोप कहाँ देखते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं। तो हमारे यहाँ पहले जीडीपी में ज़्यादा योगदान कृषि का था, फिर उत्तरोत्तर जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई सेवा क्षेत्र का हो गया। होना कहाँ चाहिए था? औद्योगिक क्षेत्रों में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वही है, रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा वही हैं। तो हमने मध्य के भाग को मिस कर दिया। तो ये एक कारण भी बताया जाता है। आईएमएफ की शर्तों के अनुसार बजट घाटों को कम करने हेतु सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय में कटौती की गई। विकासात्मक व्यय का क्या मतलब है? कि रोजगार सृजन के कार्यक्रम है। ठीक है, तो इन सब में कटौती की गई क्योंकि बजट घाटे इससे बढ़ते हैं जब सरकार डेवलपमेंट के लिए जैसे कोई भी योजना चलाती है, चाहे वो जैसे अभी उदाहरण हम एमपी का ही ले रहे हैं, लाडली बहना योजना है, 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम विकासात्मक व्यय में ही करेंगे क्योंकि उनके डेवलपमेंट के लिए महिलाएं जो पिछड़ गई हैं विकास की धारा में, ठीक है, कुछ भी आर्थिक सशक्तिकरण है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे क्या है, बजट पर या राजस्व पर बोझ पड़ता है। ठीक है, तो जब हमने विकासात्मक व्यय में कटौती कर दी तो फिर रोजगार के अवसर कम हो गए, या रोजगार के कोई भी आप पॉलिसी चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर एक और कारण बताया जाता है कि जो पीएसयूज हैं उनका हमने विनिवेश कर दिया, मतलब हमने उनका निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण कर दिया तो वहाँ पर भी रोजगार के अवसर कम हो गए। पहले सरकार का दायित्व था वहाँ पर रोजगार देना। ठीक है, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण से क्या होगी, बहुत सारी कंपनियां आई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और प्रतिस्पर्धा ने क्या किया, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव किया जो भारत में स्थापित थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्यों हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ, हम विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट के मामले में है, लेकिन हमारे यहाँ उस अनुपात में जो नौकरियों का सृजन है वो नहीं हो पा रहा है या जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। तो यही कारण बताए जाते हैं। चलते हैं आगे और अगली चीज़ समझते हैं। अगला एक टॉपिक समझ लेते हैं इसमें कि भारत में रोजगार की गुणवत्ता। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है और 2018 में भी प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में रोजगार की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसको समझ लेते हैं। तो रोजगार की गुणवत्ता को आकलित करने के 3 मानदंड सामान्य रूप से प्रचलित हैं। पहला है रोजगार की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात, और तीसरा है नियमित एवं आकस्मिक श्रमिकों के रूप में लगे श्रमिकों का अनुपात। रोजगार की उत्पादकता का क्या मतलब है? रोजगार की उत्पादकता का मतलब यह है कि आप अगर किसी रोजगार में संलग्न हैं लेकिन आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, आप फिर भी गरीबी रेखा में बने हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे कि रोजगार की उत्पादकता कम है। तो भारत में ऐसी स्थिति है और उसका कारण है कि निम्न शैक्षिक कौशल स्तर जो उनको रोजगार की कम उत्पादकता की श्रेणी में बनाए हुए हैं। दूसरा एक है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात। पहले हम कुछ ये समझ लेते हैं कि संगठित क्षेत्र का क्या मतलब है। तो अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार चलें तो 10 या अधिक लोगों को अगर रोजगार देने वाली इकाई है तो हम उसको कहेंगे कि एक संगठित इकाई है।
अब संगठित इकाई में उचित मजदूरी होगा, पेंशन होगा और अन्य लाभ दिए जाएंगे। और असंगठित जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी वहाँ पर कोई भी आपको रोजगार संबंधी लाभ नहीं होंगे, ठीक है, स्थायी रोजगार नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर असंगठित क्षेत्र रोजगार देने की श्रेणी में ज़्यादा योगदान देते हैं तो वहाँ पर रोजगार की गुणवत्ता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और भारत में यही स्थिति है। अगर हम बात करें कि संगठित क्षेत्र कितना रोजगार दे पा रहा है, तो लगभग आप देखेंगे संगठित क्षेत्र अगर रोजगार दे पा रहा है तो 17% के आसपास या 15 से 17% के आसपास ये रोजगार देने में, बाकी 80 से 83% यानी इस 80+% रोजगार देने में असंगठित क्षेत्र आगे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये रोजगार की कम गुणवत्ता को बताते हैं। अब अगली बात है नियमित एवं आकस्मिक श्रमिकों के रूप में लगे श्रमिकों का अनुपात, ठीक है। कौन कौन से रेगुलर वर्कर हैं और कॉजल हैं। क्या मतलब होता है कि जो रेगुलर का मतलब है स्थायी है, ये नियमित रोजगार में है, यानी इनको हमने बात की ना कि रोजगार संबंधी लाभ मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो उचित मजदूरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अन्य लाभ की बात हो। लेकिन आकस्मिक है, आकस्मिक श्रमिकों मांग के अनुसार, अगर डिमांड है तभी इनको काम मिलेगा, नहीं तो ये रोजगार इनको नहीं मिलेगा। तो हम रोजगार की गुणवत्ता किस प्रकार से आंकेंगे, अगर आकस्मिक श्रमिकों का योगदान रोजगार में ज़्यादा है या आकार ज़्यादा है उनका, तो रोजगार की गुणवत्ता कम है, ठीक है। हमारे भारत में यही स्थिति, आकस्मिक श्रम ज़्यादा है नियमित की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत में रोजगार की गुणवत्ता का आकलन था। कुछ आंकड़े देख लेते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी। जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 का है, वो बताता है कि भारत में नौकरियों की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट हुई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमने समझा था, क्या चल रहा है 2020-21 में 54.9 था, अभी कितना है 55.2। इसका मतलब क्या है, लेबर फोर्स में हमने समझा था, आप देखिए इधर कि लेबर फोर्स का क्या मतलब है, ठीक है। ये लेबर फोर्स का क्या मतलब है कि जो कार्यबल है, जिनको काम मिल गया है, जिनको काम नहीं मिला है, यानी इसमें दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो श्रम बल मिलता है, ठीक है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम देखा था कि 1000 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या, यानी आप देखेंगे कि अगर ये डाटा आप देखिए जो 2020-21 से तुलना करता है 2021-22 की, तो आप इसमें देखेंगे 20-21 में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 54.9 था वो बढ़ के ये हो गया, यानी लेबर फोर्स बढ़ा है। बेरोजगारी दर 20-21 में 4.2 थी, अभी 4.1 है। शहरी कितनी है 6.3, ग्रामीण 3.2। शहरी ज़्यादा है क्योंकि रोजगार की तलाश में शहर पलायन होता है, ठीक है। फिर रोजगार सृजन के मामले में क्या बातें कही गई कि वर्तमान में 95% जो रोजगार है कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र में है, ठीक है। यही बेरोजगारी का एक कारण भी है कि हम कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं, ठीक है। 45% से अधिक रोजगार की निर्भरता कृषि पर है, ठीक है। और जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 20 के आसपास है। तो ये एक असंतुलन की स्थिति है, तो ये चीज़ें हमें समझना है। और भी कुछ आंकड़े कौशल के बारे में बताए जाते हैं, स्किल्स के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो एनएसएसओ 2011-12 का आंकड़ा बताता है कि भारत का जो औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल है वो कितना है 2.3%, वर्तमान में 5% है। अगर हम तुलना करें दक्षिण कोरिया से तो आप देखें कि वहाँ पर 96% जो कार्यबल है वो कैसा है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, ठीक है। जब औपचारिक रूप से प्रशिक्षित होगा तभी तो उसको औपचारिक या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फॉर्मल जो या औपचारिक रोजगार होगा वो स्थायी प्रकृति का होगा जिसमें रोजगार संबंधी लाभ होंगे। तो इस कारण भी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 बताती है कि भारत के केवल 50% शिक्षित लोग ही रोजगार योग्य हैं। मतलब जो शिक्षित हैं वो रोजगार के योग्य नहीं, मतलब उसमें स्किल ही नहीं है, ठीक है। जनसांख्यिकी लाभांश की अवधि बताई गई है इसमें कि भारत में 2018 से 2055 तक चलने वाले 37 वर्षों की जनसांख्यिकी लाभांश अवधि में प्रवेश किया है। तो हमने इस पर बातें पहले कर रखी हैं, चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। अगली बात गिग वर्कर्स को लेकर है। अभी ये कुछ वर्षों में चर्चा में रहा है, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए यहाँ पर इसको रखने की कोशिश की गई। तो इसमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये 3 अंकों में पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, 200 शब्दों में भी।
जो भी इसमें प्रश्न बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गिग वर्कर्स का आप एक सामान्य अर्थ ही समझ लें तो ये क्या है, मांग आधारित कार्यों में संलग्न वर्कर हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है, अनौपचारिक हैं, अस्थायी हैं, अल्पकालिक कार्यों में संलग्न हैं, यानी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई मांग आधारित कोई काम आया उसको काम किया बस, तो ये गिग वर्कर्स की श्रेणी में आएगा। जैसे हम एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देखते हैं कि ओला उबर के जो ड्राइवर हैं, स्विगी के, जोमेटो के जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, तो एक डिलीवरी का जो डिमांड आया उसको उन्होंने पूरा किया तो वो गिग वर्कर्स की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। कुछ आंकड़े इसमें बताए गए हैं कि नीति आयोग के अनुसार गिग वर्कर्स की जो संख्या है 2030 तक 25 मिलियन तक पहुंचने की संभावना। अभी वर्तमान में अगर हम 2021 की बात करें तो लगभग 77 लाख या 7.7 मिलियन इनकी संख्या है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इतना रोजगार क्यों बढ़ रहा है, या गिग वर्कर्स में ठीक है, गिग इकोनॉमी में इतना ज़्यादा संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि गिग वर्कर्स की डिमांड इतनी क्यों हो रही है, ठीक है, तो कुछ इसके फायदे हैं, फिर चुनौतियां भी होंगी। तो रोजगार की शर्तें लचीली हैं, काम के घंटे हों, लोकेशन को लेकर हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसको करने का तनाव बहुत नहीं है, आप उसको कंप्लीट कर दें, अपने अनुसार कर दें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ऑफिस टाइप का कोई काम है कि आपको 10 से 5 लगातार करना ही है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। तो लचीली रोजगार की शर्तें हैं और इसीलिए गिग वर्कर्स की डिमांड, ठीक है, गिग इकोनॉमी की डिमांड बढ़ रही है। और ऐसी संभावना लगाई गई कि भारत में 56% नए रोजगार सृजित करने में इसकी भूमिका है। फिर कौशल की बात है कि यहाँ पर आपके पास कम कौशल है फिर भी आपको नौकरी मिल जाएगी और आप कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कम कुशल लोगों के लिए भी यहाँ पर अवसर हैं। फिर आयु वर्ग, हमने बात की थी 15 से 59 वर्ग को ही कार्यशील वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर आयु वर्ग की कोई बाधा नहीं है, सेवानिवृत्त हैं वो अगर अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। फिर महिलाओं के लिए अवसर है, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं और भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उनके हिसाब से। तो इस प्रकार से इसमें संभावनाएं दिखती हैं और इसीलिए गिग इकॉनमी या चीज़ें बढ़ रही हैं संभावनाओं के साथ। क्या चुनौतियां इसमें, तो श्रम उत्पादकता में कमी है। कैसे श्रम उत्पादकता में कमी है, फ्रीलांसर है, जब मन किया काम किया, नहीं तो नहीं किया, तो इससे क्या होगा, श्रम कम उत्पादित होगा, ठीक है। पारिश्रमिक न्यूनतम से भी कम, अब इसमें क्यों, यहाँ पर आप मतलब न्यूनतम पारिश्रमिक की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आपसे कम में काम करने के लिए राजी है तो उसको वो काम मिल जाएगा, ठीक है। फिर बार्गेनिंग पावर कमज़ोर हो रही है, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा, जब मन आए तब नौकरी से निकाला जा सकता है क्योंकि अनौपचारिक प्रवृत्ति का है और अस्थायी प्रकृति का है, ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं। तो हमने इसको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने की कोशिश की है कि अगर गिग इकॉनमी, गिग वर्कर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाए तो हमें चीज़ें पता हों। अब हम बेरोजगारी के कारणों के बारे में कुछ ये समझ लेते हैं क्योंकि पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी एक पढ़ा था जॉबलेस ग्रोथ, तो जॉबलेस ग्रोथ के हमने 5 बिंदु पढ़े थे, उसके सभी कारण यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हमने जॉबलेस ग्रोथ के कारण पढ़े थे ना, आप देखिए इधर, ये जॉबलेस ग्रोथ और हमने ये कारण पढ़े थे, तो ये 5 कारण इसमें आ जाएंगे बेरोजगारी में, ठीक है। उसको डिस्कस नहीं करें क्योंकि वही चीज़ रिपीट करना सही नहीं है। फिर कुछ और बातें समझ लेते हैं बेरोजगारी के कारणों में कि आधारभूत ढांचा, पूंजी का अभाव, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। जनसंख्या और श्रम बल में अधिक वृद्धि हो रही है, हमने देखा था कि श्रम बल 2020-21 की तुलना में बढ़ा है और जब श्रम बल बढ़ेगा तो रोजगार तो सीमित है, सीमित लोगों को ही मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से उस अनुपात में रोजगार के सृजन होने की संभावना कम रहती है भारत जैसे विकासशील देशों में, ठीक है। त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली, हमने देखा था ना कि लगभग 50% लोग ही जो शैक्षिक हैं या शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं लेकिन वो रोजगार के योग्य नहीं है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में ही त्रुटि है। कैसी है, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण पर कम बल दिया जा रहा है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें इन्हीं चीज़ों पर बल दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास पर। तो ये इसके समाधान के रूप में हम देख सकते हैं।
रोजगार नीति में त्रुटि है, उद्यमिता कौशल विकास को कम महत्व दिया जा रहा है। अब हमारे यहाँ भारत में या विकासशील देशों में एक बात कही जाती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी पर अत्यधिक निर्भरता, टपकन के सिद्धांत पर अधिक निर्भरता। यह टपकन का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास का लाभ स्वयं ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। कहने का आशय है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, अगर हम ग्रोथ में लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि उसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था में होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहें कि अगर जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी अगर मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, टॉप कंपनी बन जाती है, तो उसका मतलब ये है अगर ये ग्रोथ करेगी तो बहुत सारे रोजगार का सृजन होगा, उससे सभी वर्गों तक इसकी पहुंच होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझा है। तो ये सब कुछ कारण है। अब इन्हीं कारणों को हमने कुछ वर्गीकरण कर दिया, जैसे आर्थिक रूप में, संरचनात्मक रूप में, सामाजिक रूप में, कानूनी एवं प्रशासनिक रूप में। ठीक है, तो आर्थिक में अगर मशीनीकरण ज़्यादा होगा तो रोजगार की संभावनाएं कम होंगी। ऐच्छिक बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, प्रचलित जो वेतन दर उस पर काम नहीं करना, योग्य हैं, इच्छुक हैं, ठीक है, कार्यशील आयु वर्ग में है, ठीक है, तो ये बढ़ रही है। विद्यार्थी हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और भी पढ़ना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। बचत एवं निवेश की कमी हमने बात की है। औद्योगिकरण की धीमी वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों में गिरावट, तो ये सब आर्थिक कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के। संरचनात्मक कारण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, हमने बात की कि जीडीपी में योगदान के संदर्भ में जीडीपी में योगदान 18% ही है, लेकिन रोजगार की निर्भरता आप देखेंगे 45% के आसपास है। फिर आधारभूत ढांचा, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, बिजली हो, ठीक है, सिंचाई हो, कृषि की बात करें तो वहाँ पर आधारभूत ढांचे की कमी है और बेरोजगारी इस कारण भी है, संरचनात्मक कारण। त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली, अभी हमने बात की, निम्न प्रौद्योगिकी तकनीक, ठीक है, इसके कारण भी देश पिछड़ रहा है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। सामाजिक कारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और उस अनुपात में रोजगार सृजित न हो पाना। लैंगिक असमानता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्त्री पुरुष में भेदभाव है या कि और भी है। ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर से ही भेदभाव चल रहा है कि उनको नौकरियों में नहीं मौका मिल रहा है या अवसर नहीं मिल रहा है। सामाजिक भेदभाव है। ठीक है, सामाजिक सोच ऐसी बन गई है, तो जो उनके अंदर स्किल है वो निकल के नहीं आ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि 50%, अगर आधे पुरुष हैं तो आधे महिला, तो अगर केवल महिलाओं से आप भेदभाव कर रहे हैं तो पूरे विश्व की या पूरे देश की आपने आधी जनसंख्या को अंडर एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, उनकी प्रतिभा को कम आंका। ठीक है, फिर सम्मानजनक कार्य में सुरक्षा। ठीक है, कार्य में सुरक्षा देखकर भी चीज़ें तय होती हैं। ठीक है, अगर कार्य सम्मानजनक नहीं है तो कोई नहीं करेगा, तो एक सामाजिक कारण है ये। फिर वही जाति, लिंग, नस्ल आधारित भेदभाव। ठीक है, प्रशासनिक कारण, रोजगार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार, ठीक है, कम हो रहे हैं। हमने विनिवेश को एक कारण समझा था कि अगर उसका निजीकरण होगा तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। रोजगार नीति में त्रुटि, अभी हमने इसको समझा। उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण में कमी। ठीक है, तो ये सब कारण हो सकते हैं, तो इसको वर्गीकृत करने की कोशिश की गई है। चीज़ें वही हैं जो इधर हमने समझी थी। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब हम बेरोजगारी के समाधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या रोजगार सृजन के उपाय, सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमने बेरोजगारी के कारणों में एक चीज़ समझी थी कि अब हमारे यहाँ निवेश की कमी है, बचत की कमी है, तो निवेश को प्रोत्साहित करके रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। और आप इसके सरकारी प्रयास देखेंगे कि मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया 2014 में चलाया गया और इसका उद्देश्य था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, विनिर्माण हब के रूप में प्रस्तुत करना है या उसको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको यहाँ पर जितनी भी पॉलिसी हैं उसमें 4 से 5 पॉइंट तैयार कर लेने हैं। मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। दूसरा है उद्यमिता, ठीक है, कौशल विकास, इसको प्रोत्साहित करना। बहुत सारी स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, 4 से 5 पॉइंट तैयार कर लेने हैं। फिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हमने बात की ना कि हमारे यहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत ही इन पर कुप्रभाव पड़ा है, तो इनको उबारने के लिए
आप देखेंगे एक पीएम मुद्रा योजना चल रही है जिसके तहत मुद्रा बैंक स्थापित है। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। अब इसके तहत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। शिशु ऋण है 50,000 तक, किशोर ऋण है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण ऋण है 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ऐसी ही चीज़ें तैयार करना है। फिर निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, और उसमें आप सरकारी प्रयास देखिए, मनरेगा है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, 2017 में, बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है कि मनरेगा किस प्रकार से निर्धनता उन्मूलन के लिए उपयोगी है, प्रासंगिक है, रोजगार सृजन में उपयोगी है, किस प्रकार से ये रोजगार का कानूनी अधिकार दिलाता है, ठीक है, परिवार को इसमें सहभागी बनाया गया है, ग्राम पंचायत इसकी क्रियान्वयन इकाई है। तो ये चीज़ें समझना है। अगली बात है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है। फिर एक और बात कही गई है कि किस प्रकार से बेरोजगारी को कम किया जाए। तो श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के बाद, जैसे कपड़ा उद्योग, निर्माण, चमड़ा उद्योग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? श्रम प्रधान हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और सरकारी प्रयासों में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, 10,000 का लोन है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, कर्मयोगी मानधन योजना। तो इनके बारे में आपको कम से कम इसके उद्देश्य और कुछ कार्य समझ में आने चाहिए कि कितनी राशि इसमें मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि इनमें आपको काम करना है, 4 से 5 पॉइंट तैयार रखने हैं। चलते हैं आगे और अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें हल करने की कोशिश करना चाहिए। 2014 में प्रश्न जो पूछा गया है, आप देखिए, विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को बताइए। कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। हमने बात की है इसमें कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, जो किस कारण होती है? ये व्यापार चक्र के कारण होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। एक हमने कीन्सियन बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था, जो समग्र मांग में अभाव के कारण होती है। घर्षण बेरोजगारी है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की अवधि तक जो बेरोजगारी है उसको हम क्या कहेंगे? तो इन सब चीज़ों को ही इसमें डिस्कस करना था, ठीक है। रोजगार की गुणवत्ता के मुद्दे की चर्चा हमने इसमें बात कर ली है कि किस प्रकार से भारत में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रोजगार की उत्पादकता, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ठीक है, स्थायी रोजगार, अस्थायी रोजगार, इन्हीं के आधार पर रोजगार की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए और किस सीमा तक हाल ही में घोषित कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति 2015 बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। हमने बात की थी। अब भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी के प्रकार इसमें बताना है, कुछ आंकड़े बताने हैं जो हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का बताया है, ठीक है। तो यहीं से चीज़ें अपनी शुरू करना है आपको। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इन सब की बात करनी है, कारणों पे भी बात करनी है, और फिर बताना है कि कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति किस प्रकार से इस समस्या का समाधान, तो इसका परिचय दे देना, इसका उद्देश्य बता देना, और बता देना कि अगर हमने एक चीज़ कही थी ना कि कौशल विकास हमारे यहाँ, कौशल प्रशिक्षण हमारे यहाँ बहुत कम, अगर इस पर बल दिया जाए तो रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से इसको डिस्कस करना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हमने कर ली है। अल्प रोजगार का क्या मतलब है? अल्प रोजगार का मतलब क्या है कि उसकी योग्यता से कम कि कोई रोजगार मिल रहा है या उसको पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, ठीक है। हमने इसमें दृश्य और अदृश्य अल्प रोजगार की बात की थी, तो वही चीज़ें इस यहाँ पर डिस्कस करना है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या बताना है और क्या सरकारी प्रयास हैं। तो ग्रामीण बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है। कौन कौन सी सरकार पहल कर रही है, ठीक है, तो मनरेगा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, मेक इन इंडिया है, ठीक है, मुद्रा योजना है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो इसके बारे में भी। अच्छा, रोजगार से संबंधित एक आंकड़ा है, आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? स्वरोजगार ही है, क्योंकि इतनी विशाल जनसंख्या है, ठीक है। भारत में 50% से अधिक श्रमिक स्वनियोजित हैं। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 का ही आंकड़ा है कि 50% से अधिक। और विश्व बैंक इसमें क्या कहता है कि भारत के कुल कार्यबल का
लगभग 75% से अधिक स्वनियोजित है। तो स्वरोजगार का है। अब इसमें ये योजना पूछी गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित योजना है। तो इसके बारे में आप ये ध्यान दे लेंगे कि भाई कब प्रारंभ की गई, क्या उद्देश्य है इसका, है ना। उद्देश्य इसका है कि गरीबी रेखा में जो है उनको उससे ऊपर लाना, स्वरोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करना, जो जिसमें स्किल्ड है उसको और प्रशिक्षित करना और रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। 2016 में मनरेगा को लेकर प्रश्न हमने बात की है, मनरेगा की प्रासंगिकता। आप देखिए 2017 में फिर से रिपीट है ये, बस क्वेश्चन का नेचर चेंज है कि सफलता और असफलताओं पर मूल्यांकन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मनरेगा पर एक आपको शॉर्ट नोट्स तैयार रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। छद्म बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, हमने इसको डिस्कस किया है कि छद्म बेरोजगारी का क्या मतलब है कि छिपी हुई बेरोजगारी है, आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में संलग्न है। भारत में जैसे कृषि क्षेत्र है, तो जो अधिक लोग हैं उनकी सीमांत उत्पादकता 0 है, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं थी, उनके बिना भी काम चल सकता था, और इसीलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी, हमने बात की कि शहर में कौन कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है, आधारभूत अवसंरचना का अभाव है, निवेश की कमी है, शिक्षित बेरोजगारी है। ग्रामीण हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये प्रकृति यही है। और सरकार क्या प्रयास कर रही है, जो भी हमने निवेश के लिए मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर मनरेगा की सफलता और असफलता पर है। तो सफलता क्या है कि आपको रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, ग्राम सभा इकाई है। असफलता, अब इसको कैसे लिखेंगे, असफलता में क्या लिखेंगे कि आप देखेंगे क्या जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिल रहा है। अब सामान्य रूप से कहा जाता है कि मनरेगा जो वर्कर हैं वो केवल कागजों में हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें, क्या इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो पा रहा है, जन भागीदारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिन उद्देश्यों को लेकर मनरेगा को चलाया गया था, ठीक है, उनमें लगातार बजट का आवंटन बढ़ाया जा रहा है, तो क्या उन उद्देश्यों में सफल रही है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको चीज़ें लिखनी है। आगे देखते हैं, रोजगार की गुणवत्ता, ये प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है। फिर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्या प्रयास किए गए। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा है, और लगातार आप दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, भारी उद्योगों की स्थापना, ये क्या है, बेरोजगारी की समस्या का ही समाधान है। ठीक है, तो ऐसे आपको 2-2, 4-4 पॉइंट सभी से तैयार कर लेने हैं। 2019 में स्टार्टअप इंडिया, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, फिर ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। 2020 में क्या पूछा गया है, जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अब देखिए पूछा है बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इसमें परिभाषा बताना है, फिर कारण क्या है, फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पूछा जा रहा है। तो हमने बात की कि जो भी पॉलिसी हैं आप शॉर्ट नोट्स उसमें तैयार कर लीजिए। फिर 2021 में पूछा गया कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।